अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी टॉक्सिन्स हैं हम उनको किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें हम सैम्पलिंग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हम कितने तरीक़ों से सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करते हैं इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स की। इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स में हमारे पास एयर, वाटर, सोइल, बायोटा और सारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व और स्टडी कर सकें कि हमारे इन्वायरमेंट में कितने टॉक्सिन्स हैं, किस वजह से टॉक्सिन हमारे इन्वायरमेंट में एंटर हो रहे हैं और इन टॉक्सिन की हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है। तो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग होती क्या है? इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में हम इन्वायरमेंट की क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए जो भी प्रोसेस, एक्टिविटी या पैटर्न को यूज़ करते हैं उसे हम इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग कहते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रिपरेशन भी करते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को हम EIA भी कहते हैं। इसके साथ साथ ऐसे सर्कमस्टांसिस जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हो, उसको मॉनिटर करने के लिए भी हम इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग को यूज़ करते हैं। इसके बाद सारे मॉनिटरिंग केसेस में जितने भी मॉनिटरिंग डाटा हमें मिलते हैं उससे पहले रिव्यू किया जाता है, स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया जाता है, फिर पब्लिश किया जाता है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग को दो पर्पसेस के लिए किया जाता है। एक तो इन्वायरमेंटल कंडीशन की सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के लिए और दूसरा जो मिटिगेशन मेजर्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं उनके सिस्टमैटिक वेरिफिकेशन के लिए। बेसिकली इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग मिटिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका पर्पस हमें क्लियरली और कॉस्ट इफेक्टिवली ये बताना है कि जो मिटिगेशन जो कंट्रोल मेजर्स हम लोग इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो सफिशिएंट और इफेक्टिव है या नहीं। नेक्स्ट हम इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की टाइप्स देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग, उसके बाद वाटर पोल्यूशन मॉनिटरिंग, नॉइस लेवल मॉनिटरिंग, सेडिमेंट, सॉइल और बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग आ जाते हैं। एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एयर पोल्यूशन होती क्या है, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है, कौन से ऐसे कॉजेज़ है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में होती है, एयर पोल्यूशन का हमारे इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट है और इसे हम किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एयर पोल्यूशन क्या होती है। एयर पोल्यूशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस हमारे एयर में एंटर हो जाते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन, लिविंग ऑर्गेनिज्म और हमारे एटमॉस्फेयर को इफेक्ट होता है। इन अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस में हमारे पास केमिकल, पार्टिकुलेट मैटर और बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस आ जाती हैं। फिर ये अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं इन्हें हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट ऐसे एयर पोल्यूटेंट होते हैं जो डायरेक्टली सोर्स में से एमिट होते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मरकरी आ जाते हैं। ये डायरेक्टली नेचुरली या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह से हमारे एटमॉस्फेयर में एमिट होते हैं। जबकि सेकेंडरी पोल्यूटेंट ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं जो डायरेक्टली किसी सोर्स में से एमिट नहीं होते, बल्कि जब ये एटमॉस्फेयर में किसी प्राइमरी पोल्यूटेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसकी वजह से फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं एसिड रेन, ओजोन और फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स वगैरह। फिर अगर हम एयर पोल्यूशन के सोर्सेज देखें, इनके हम रीज़न देखें कि कौन कौन सी ऐसी कॉजेज है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में एंटर होती है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। फॉसल फ्यूल को बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉज होता है। फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज़ में से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब रिलीज़ होते हैं जो कि एक हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट है। इसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट होती है। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलेट मैटर। ये इतनी हार्मफुल गैसेस होती है, जब इसका लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से स्मॉग कॉज होती है, जैसे कि फोटोकेमिकल स्मॉग और सल्फ्यूरिक स्मॉग। फिर कुछ नेचुरल सोर्सेज में हमारे पास सी स्प्रेज, डस्ट स्टॉर्म्स और वोल्केनिक eruption आ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल पोल्यूटेंट्स होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। फिर अगर हम एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स की बात करें कि एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे इन्वायरमेंट को और ह्यूमन को कौन कौन से इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि किस तरह ग्रीन हाउस गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज़ होती है और इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या इंपैक्ट होते हैं। फिर इसके बाद क्लाइमेट चेंज,
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे पहले तो हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। इसके अलावा और भी बहुत से रीज़न्स हैं, जैसे वेदर पैटर्न, टेम्परेचर वगैरह। इन सब की वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करता है। इसके बाद एसिड रेन, व्हीकल्स के थ्रू और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो हार्मफुल गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज़ होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, इन सब की वजह से एसिड रेन कॉज़ होती है, स्मोक कॉज़ होती है। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, जिनको रेस्पिरेशन का इशू होता है स्पेशली, उनको एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। फिर इसके अलावा स्किन डैमेज और दूसरी डिजीज़ेज़ भी एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से हमारी जो एयर क्वालिटी है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। अब हम देखते हैं कि हम एयर क्वालिटी को किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग में जिन पोल्यूशन को हम मेनली मॉनिटर करते हैं, इसमें हमारे पास टोटल 12 पोल्यूटर्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर 10, पार्टिकुलर मैटर 2.5, ओजोन, लेड, आर्सेनिक, निकल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और बेंजीन वगैरह। एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग में वैसे तो बहुत से मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं। आज हम सिर्फ 2 मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, सीलम और इन्फ्यूज़र। सीलम है सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड मॉडलिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। इस मॉडल के थ्रू हम एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन और वाइल्ड फायर स्मोक की क्वालिटी को जान सकते हैं। इसके अलावा दूसरे सोर्सेज जैसे कि सी सॉल्ट, पोलन और ब्लोन डस्ट की इंफॉर्मेशन भी ये मॉडल हमें प्रोवाइड करता है। इसके बाद इन्फ्यूज़र में हमारे पास है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सर्विसेज। इसके थ्रू हम नेशनल कैपिटल रीजन में जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन में हमारे पास जो आसपास के इलाके हैं उनके पोल्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इन्फ्यूज़र को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन मॉनिटरिंग। इसमें हम सबसे पहले वाटर पोल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। तो वाटर पोल्यूशन में क्या होता है, वाटर में कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज हो जाती है, जो कि फिर बाद में ह्यूमन और इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। इसकी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो इसमें क्या है कि वाटर की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन का अल्टर हो जाना किसी भी सब्सटेंस के अंदर एंटर होने की वजह से, जिससे जो वाटर की क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो जाती है। मतलब कि वो अनफिट हो जाती है और उसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो इसे फिर हम वाटर पोल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट हम वाटर पोल्यूशन के कॉजेज़ देखते हैं और उनके सोर्सेज़ देखते हैं कि किन-किन वजह से वाटर पोल्यूशन हो सकती है। तो वैसे तो वाटर पोल्यूशन के 2 सोर्सेज़ होते हैं, पॉइंट सोर्सेज़ और नॉन पॉइंट सोर्सेज़। ये एक सेपरेट टॉपिक है, जब हम सेपरेटली वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तब इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम बस मेन पॉइंट देख लेते हैं। कॉजेज़ को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले कॉज़ है एग्रीकल्चर रन ऑफ। एग्रीकल्चर रन ऑफ में क्या होता है कि बहुत से फार्मर एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं। तो जब बारिशें वगैरह आती हैं तो उससे क्या होता है, ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र बह के सरफेस वाटर की तरफ चले जाते हैं और सरफेस वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं। फिर इसके बाद है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रीज़ में से जब डायरेक्टली वाटर ओशन, रिवर और लेक्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो फिर वो वाटर को कंटेमिनेट कर देता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट में बहुत से केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये वाटर की क्वालिटी के साथ साथ वाटर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी अफेक्ट करते हैं। इसलिए इंडस्ट्रीज़ में से वाटर को ट्रीट किए बगैर डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद सॉलिड वेस्ट भी एक रीज़न है। जब हम डायरेक्टली सॉलिड वेस्ट को वाटर में फेंक देते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, टिन वगैरह, तो फिर वो वाटर को अफेक्ट करती है। फिर एक और रीज़न है ऑयल स्पिल। जब हम टैंकर के थ्रू ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कभी-कभार क्या होता है, ये टैंकर टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ऑयल स्पिल हो जाता है। और ऑयल जब वाटर में जाते हैं तो हमें पता है कि ऑयल वाटर के साथ डिज़ोल्व नहीं होते और वाटर के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से एक तो वाटर की क्वालिटी भी इफ़ेक्ट होती है और दूसरा जो सनलाइट है वो भी फिर वाटर में नहीं जा पाती, और इससे क्या होता है कि जितने भी एक्वाटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट हम वाटर पोल्यूशन के इम्पैक्ट देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल। जब वाटर में डायरेक्टली पेस्टिसाइड्स जाएंगे, डायरेक्टली फर्टिलाइजर जाएंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट को डायरेक्टली वाटर में डिस्चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा जब ऑयल स्पिल होंगे तो उससे जो अफेक्ट होगा सबसे ज़्यादा वो एक्वाटिक एनिमल्स को ही होगा। फिर इसके बाद है रिड्यूस अमाउंट ऑफ लाइट पेनिट्रेशन। जब सॉलिड वेस्ट की वजह से और ऑयल स्पिल की वजह से वाटर के ऊपर एक लेयर बन जाएगी तो उससे फिर सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकेगी, और जब सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो फिर जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे। फिर अगर हम ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो जब हम कंटेमिनेटेड वाटर का इंटेक करेंगे तो उसकी वजह से फिर हमें वाटर बॉर्न डिजीज़ होंगे। इन वाटर बॉर्न डिजीज़ में हमारे पास आ जाते हैं टाइफाइड, कॉलेरा और डिजेंट्री वगैरह। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन मॉनिटरिंग। इसमें हम देखते हैं कि वाटर में जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उनको हम किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। अगर हम वाटर क्वालिटी की चेंजेस की बात करें तो ये 3 तरह से हो सकती है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन देख लेते हैं।
तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम वाटर की 3 चीज़ों को एग्जामिन करते हैं, कलर, वाटर और टर्बिडिटी। वाटर के कलर को हम 2 तरीकों से एग्जामिन करेंगे, एक तो विजुअलाइजेशन और दूसरा टिंटोमीटर। विजुअलाइजेशन में हम सिंपली डिस्टिल्ड वाटर का कंपैरिजन करेंगे उस वाटर के साथ जिसको हमने एग्जामिन करना है। तो इसका हमें देखने से ही पता चलेगा उसके वाटर के कलर से, अगर वो येलोइश होगा, ब्राउनिश होगा तो हमें पता चलेगा कि ये कंटामिनेटेड वाटर है। और टिंटोमीटर एक डिवाइस है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास टिंटोमीटर है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम वाटर को किसी भी कंटेनर में या फिर किसी भी टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद हम यहाँ पे इस बॉक्स में रख देते हैं और यहाँ पे ये लेंस है, इधर से हम इसको एनालाइज करते हैं। वाटर के कलर का जो नॉर्मल रीडिंग होती है वो 10 to 20 पैरामीटर होती है। तो अगर एनालिसिस के बाद जो रीडिंग है वो 10 to 20 आएगी तो इसका मतलब ये वाटर कंटामिनेटेड नहीं है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा या इससे कम आएगी तो इसका मतलब ये वाटर कंटामिनेटेड है, ये पोल्यूटेड वाटर है। फिर इसके बाद वाटर के टेम्परेचर को एनालाइज करने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास 2 तरह के थर्मामीटर होते हैं, नॉर्मल थर्मामीटर और डिजिटल वाटर थर्मामीटर। नॉर्मल थर्मामीटर जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये हमारे पास नॉर्मल ग्लास के थर्मामीटर होते हैं। यहाँ पे मरकरी होती है, जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो इसकी यहाँ पे हमें रीडिंग मिल जाती है। यहाँ पे सेंटीग्रेड में और यहाँ से फ़ारेनहाइट में हमें रीडिंग मिल जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास डिजिटल थर्मामीटर है। इसके जब डिवाइस को हम जब वाटर के साथ टच करते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली इसकी रीडिंग आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर। तो केमिकल एग्जामिनेशन में किन किन चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं, इसमें हमारे पास आ जाते हैं पीएच, टोटल सॉलिड, वाटर में टोटल कितने सॉलिड है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड कितने हैं, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, एल्कनिटी और एसिडिटी। अब हम देखते हैं कि हम इन चीज़ों को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि हम वाटर के पीएच को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। तो पीएच हमें पता है कि हम पीएच को एसिडिटी और एल्कनिटी जानने के लिए यूज़ करते हैं। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी तो इसका मतलब वो एसिडिक है और अगर 7 से ज़्यादा होगी तो उसका मतलब वो बेसिक है। तो इस प्रोसेस के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती है, हमें पीएच इंडिकेटर चाहिए होता है और टेस्ट ट्यूब चाहिए होता है। टेस्ट ट्यूब में हम 10 ml वाटर का सैंपल डाल देंगे और 2 ml हम इसमें इंडिकेटर डालेंगे और इसको जेंटली शेक करेंगे। फिर इसमें जो कलर डेवलप होगा उसे हम पीएच स्केल के साथ मैच करेंगे। अगर इसका कलर रेड होगा तो इसका मतलब ये एसिडिक है और अगर इसका कलर ब्लू वॉयलेट होगा तो इट्स मीन कि ये इसमें एल्कलिटी है। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास 2 तरह के हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन। नेक्स्ट हम टोटल सॉलिड के एनालिसिस देखते हैं। तो इसमें हमारे पास टोटल सॉलिड में 2 तरह के सॉलिड होते हैं, एक डिज़ोल्व सॉलिड और एक सस्पेंडेड सॉलिड। डिज़ोल्व सॉलिड को हम डायरेक्टली फ़िल्टर नहीं कर सकते और सस्पेंडेड सॉलिड को हम फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये इनमें एक मेन डिफरेंस होता है। टोटल सॉलिड की हम किस तरह से एग्जामिनेशन करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक कंटेनर में वाटर लेते हैं, जो हमारे पास टोटल सॉलिड वाटर होता है उसको हम लेते हैं और उसको फिर हम हीट अप करते हैं किसी भी कंबशन के थ्रू। ये वाटर फिर स्टीम में कन्वर्ट होता है, स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद ये एवेपोरेट हो जाता है और जो सॉलिड होता है वाटर में वो नीचे रह जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक कंटेनर ले लेना है। इस कंटेनर का पहले हमने वेट कर लेना है। फॉर एग्जांपल इसका वेट है 1 kg। इसके बाद फिर हमने इसमें वाटर डालना है। वाटर भी हमने मेजर करके डालना है। फॉर एग्जांपल हमने 50 ml वाटर डाल लिया और ये कंटामिनेटेड वाटर है। टोटल सॉलिड से ये वाटर कंटामिनेटेड है। इसे फिर हमने हीटअप कर लेना है किसी भी कंबशन के प्रोसेस के थ्रू। इससे क्या होगा कि जो वाटर है वो एवेपोरेट कर जाएगा और नीचे सिर्फ सॉलिड रह जाएंगे। जितने भी टोटल सॉलिड है वो नीचे रह जाएंगे कंटेनर में। फिर इसका जो वेट बनेगा उसे हमने कंटेनर के वेट के साथ माइनस करना है। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसका मतलब ये है कि इतना सॉलिड था इस वाटर में। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम वाटर में जितने भी टोटल सॉलिड है उनको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर। बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम वाटर में जितने भी कंटेमिनेंट्स होते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से या सेवेज ट्रीटमेंट की वजह से या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, इनसे क्या होता है कि वाटर में डिफरेंट डिजीज़ कॉज हो जाती हैं, जैसे कि कोलरा, डिजेंट्री, डायरिया, टाइफाइड वगैरह। तो इस सब की वजह से हम वाटर को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लिए अनफिट हो जाता है। इसको हम डायरेक्टली ड्रिंकिंग के लिए या स्विमिंग के लिए किसी भी पर्पज़ के लिए हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर हम बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन से हमें पता चल जाता है कि वाटर में कंटामिनेंट्स है, डिजीज़ है या नहीं। फिर इसके बाद वाटर में डिफरेंट डिजीज़ होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास 2 तरह के होते हैं, पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक वो जो डिजीज़ कॉज करते हैं और नॉन पैथोजेनिक वो जो डिजीज़ कॉज नहीं करते। पैथोजेनिक में हमारे पास बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ ये सब आ जाते हैं। तो ये सब ऑर्गेनिज्म वाटर में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं।
अब इनको सेपरेटली एग्जामिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक तो ये मुश्किल भी होगा, उसके बाद ये टाइम टेकिंग भी होगा और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन में एक इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल में हम देख लेते हैं, जैसे कि ई कोलाई। तो इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि ये एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस। तो इनको यूज़ किया जाता है ये देखने के लिए कि वाटर में कोई पैथोजन है या नहीं। अगर ये ऑर्गेनिज्म वाटर में एक या दो पैथोजन भी इंडिकेट कर देगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाटर अनफिट है और अभी इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग में हमने क्या देखा है कि इसमें वाटर की क्वालिटी में 3 तरह से चेंजेस हो सकती हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम कलर, टेम्परेचर और टर्बिडिटी को एग्जामिन करते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन में हम पीएच, टोटल सॉलिड, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, एल्किलिटी, इन सब को एग्जामिन करते हैं। और बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम जो पैथोजेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एग्जामिन करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है नॉइज़ पोल्यूशन मॉनिटरिंग। नॉइज़ पोल्यूशन भी एक तरह के इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, क्योंकि इसकी वजह से भी हमारे इन्वायरमेंट को और ह्यूमन को इफेक्ट होता है। तो नॉइज़ पोल्यूशन क्या होती है? नॉइज़ पोल्यूशन एक अनवांटेड और एक्सेसिव साउंड होती है, जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इफेक्ट होता है। नॉइज़ पोल्यूशन में ऐसी साउंड आ जाती है जो कि अनबेरेबल होती है और इरिटेटिंग होती है, जिसको सुनना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होती है। तो ऐसी साउंड को हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। फिर साउंड वेव्स क्या होती है? साउंड वेव्स एयर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन की तरह होती है, जो कि नॉइज़ सोर्स से हमारी ईयर तक आती है। नॉइज़ सोर्स किसी भी तरह हो सकती है, जैसे कि ट्रैफिक या लाउड म्यूजिक वगैरह। फिर इसके बाद नॉइज़ को हम डेसिबल में मेजर करते हैं। साउंड इंटेंसिटी का यूनिट डेसिबल होता है। नॉर्मली ह्यूमंस के लिए 50 से 60 डेसिबल की जो साउंड होती है वो बेरेबल होती है। अगर 10-20 डेसिबल होती है तो वो बहुत कम हो जाएगी, और अगर 100 या 150 तक होगी तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर अगर हम नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्सेज देखें, तो इसमें हमारे पास इसके दो तरह के सोर्सेज आ जाते हैं, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल सोर्सेज में हमारे पास रेन, विंड, थंडर वगैरह आ जाते हैं। कभी कभार बारिशें बहुत तेज़ होती हैं, उनकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है। इसके अलावा आंधी, तूफान और बिजली जब गिरती है, तो ये सब हमारे पास नेचुरल सोर्सेज में आ जाती हैं, जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होती है। फिर अगर हम एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की बात करें कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कौन कौन सी नॉइज़ पोल्यूशन हो सकती है, तो इसमें हमारे पास इसके दो तरह के सोर्सेज आ जाते हैं, इंडोर और आउटडोर। इंडोर में हमारे पास जो हम घर में डेली बेसिस पे जो चीज़ें यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह, ये सब आ जाते हैं, जैसे कि टीवी, ऑडियो, ग्राइंडर, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर, ड्रायर, कूलर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन वगैरह। फिर आउटडोर सोर्सेज में हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि ट्रैफिक, एयरप्लेन, इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन्स वगैरह यूज़ होती है, रॉक्स की ड्रिलिंग में, अंडरग्राउंड माइनिंग में, इन सब से भी नॉइज़ क्रिएट होता है, जो कि नॉइज़ पोल्यूशन का सोर्स बनता है। फिर अगर हम नॉइज़ पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स की बात करें, तो हर कोई नॉइज़ पोल्यूशन से इफ़ेक्ट होता है, चाहे वो किसी भी एज का हो, बच्चे, बूढ़े, यंग, सभी इसी से इफ़ेक्ट होते हैं। इनफैक्ट वाइल्ड लाइफ भी नॉइज़ पोल्यूशन से इफ़ेक्ट होते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से बहुत से लोगों में हेयरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि उनका ईयर ड्रम अफेक्ट हो जाता है। इसके अलावा उनको कम सुना जाता है, लॉस ऑफ हेयरिंग वगैरह। फिर हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत से होते हैं, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स, हेडेक वगैरह, न्यूज़िया, वॉमिटिंग, इरिटेशन। इसके अलावा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी हो जाती है। तो ये सब नॉइज़ पोल्यूशन के इफ़ेक्ट है। इन सबको कम करने के लिए हमें नॉइज़ पोल्यूशन को मेजर करना पड़ेगा। नॉइज़ पोल्यूशन की मेजरमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं, अब हम ये देखते हैं। साउंड की इंटेंसिटी का यूनिट हमें पता है कि इसका यूनिट होता है डेसिबल। तो नॉइज़ लेवल को डेसिबल में मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं साउंड लेवल मीटर। इस इंस्ट्रूमेंट को हम नॉइज़ मीटर भी कहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास है साउंड लेवल मीटर। अब इस इंस्ट्रूमेंट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इसमें जो साउंड लेवल मीटर है उसे हम डायरेक्ट किसी सोर्स के पास जाके नहीं रख देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे कोई लाउड स्पीकर लगा हुआ है तो उसके पास जाके हम नहीं रखेंगे इसे, बल्कि हम इसको दूर से एनालाइज करेंगे, दूर से, क्योंकि हमने देखना है कि इन्वायरमेंट में उस साउंड का क्या इफेक्ट हो रहा है। तो इसको हम पास जाके नहीं रखेंगे, बल्कि दूर से हम मेजर करेंगे। मेजर करने से इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रीडिंग आ जाएगी। इस रीडिंग को फिर हम नॉर्मल रीडिंग के साथ कंपेयर करेंगे, इससे फिर हमें नॉइज़ का लेवल पता चल जाएगा। लास्ट में हमारे पास है सॉइल पोल्यूशन मॉनिटरिंग। सॉइल पोल्यूशन भी हमारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का ही पार्ट है। तो इसमें किसी भी ऐसी सब्सटेंस का हमारे सॉइल में एंटर हो जाना, जिसकी वजह से हमारे सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट होने के साथ साथ सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो, तो उससे फिर हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। सॉइल का कंटेमिनेशन नेचुरल और ह्यूमन दोनों एक्टिविटीज़ से हो सकता है, जिसका इफेक्ट फिर ह्यूमन को और एनवायरनमेंट को होता है। फिर ऐसे कंटेमिनेंट जो सॉइल को पोल्यूट करते हैं, इन्हें हम सॉइल पोल्यूटेंट कहते हैं। ये सॉइल की क्वालिटी को, टेक्सचर को और मिनरल कंटेंट को अफेक्ट करने के साथ साथ
जो सॉइल में लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं उनके बायोलॉजिकल बैलेंस को भी डिस्टर्ब करता है। सॉइल पोल्यूटेंट के एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं परसिस्टेंट टॉक्सिक कंपाउंड, केमिकल, सॉल्ट, रेडियोएक्टिव मटेरियल, डिजीज कॉजिंग एजेंट, सॉलिड वेस्ट और गार्बेज वगैरह। फिर अगर हम सॉइल पोल्यूशन के सोर्सेज की बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट सॉइल में डिस्पोज होता है उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन क्रिएट होता है। जैसे कि इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र, ऑयल रिफाइनरीज, शुगर फैक्ट्री, ड्रग, ग्लास, सीमेंट, पेट्रोलियम, ये सब पोल्यूटेंट्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ में से डिस्चार्ज होते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर एक्टिविटी से भी बहुत से सॉइल पोल्यूशन क्रिएट होते हैं। एग्रीकल्चर में हम जैसे क्रॉप को ग्रो करने के लिए फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को यूज़ करते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जब केमिकल रिलीज़ करते हैं तो वो केमिकल फिर सॉइल के थ्रू प्लांट में जाते हैं। वो प्लांट को भी इफ़ेक्ट करते हैं, फिर जब इन प्लांट को लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी इफ़ेक्ट होता है। तो इस तरह से सॉइल पोल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डिफॉरेस्टेशन। इसमें हमें पता है कि जितने भी फॉरेस्ट और ग्रास लैंड होते हैं वो सोइल की बाइंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सोइल को इंटैक्ट रखते हैं और हेल्दी रखते हैं। तो जब ये फॉरेस्ट और ग्रास लैंड नहीं होंगे तो उसकी वजह से जो सोइल की अपर फर्टाइल लेयर है एक तो वो भी रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा सोइल एरोजन होगी, सोइल की जो क्वालिटी है वो भी डिग्रेड हो जाएगी। नेक्स्ट हम सॉइल पोल्यूशन का इफेक्ट देखते हैं। तो सॉइल पोल्यूशन का एग्रीकल्चर पे, हेल्थ पे और इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो सॉइल पोल्यूशन एग्रीकल्चर में सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को रिड्यूस करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जितने भी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं उनको इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा ये इरोजन को इंक्रीज़ कर देती है, सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं। क्रॉप यील्ड भी रिड्यूस होती है और सैलिनिटी भी इसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाती है। फिर अगर हम ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो सॉइल पोल्यूशन की वजह से सॉइल में जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं वो हमारे ग्राउंड वाटर में एंटर हो जाते हैं और वाटर टेबल में एंटर हो जाते हैं, जिसको पीने से फिर बहुत सी हेल्थ डिजीज़ होती हैं। इसके अलावा सॉइल पोल्यूशन की वजह से बहुत सी पोल्यूटेंट गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि फिर ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करती है। और रेडियोएक्टिव रेज जैसे कि गामा रेज भी सॉइल पोल्यूशन से रिलीज होती है, जिससे भी बहुत से हार्मफुल इफेक्ट कॉज होते हैं। नेक्स्ट है सॉइल पोल्यूशन मॉनिटरिंग। सॉइल की मॉनिटरिंग हम क्यों करते हैं? ताकि हम फार्मर को हेल्प आउट कर सकें कि वो मैक्सिमम यील्ड प्रोड्यूस कर सकें। इसके अलावा जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, फिर अगर हमारी क्रॉप में कोई डिजीज़ वगैरह किसी भी रीज़न की वजह से तो उसको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जब हम सॉइल को एनालाइज करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें कोई डिजीज़ वगैरह है या नहीं। अब हम देखते हैं कि हम सोइल की पीएच को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। अगर सोइल की पीएच वैल्यू 6 से 9 के बीच में होगी तो इसका मतलब वो नॉर्मल पीएच वैल्यू है। सोइल की पीएच वैल्यू इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि इससे जो प्लांट की ग्रोथ है वो हेल्दी होती है। इसके अलावा सोइल की फर्टिलिटी भी पीएच वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो पीएच वैल्यू को एनालाइज करने के लिए हम पीएच मीटर यूज़ करते हैं। इसकी अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसमें हमें ग्लास रोड, पीएच मीटर, बीकर और एनालिटिकल बैलेंस चाहिए होता है। इसमें सबसे पहले हमने एक एम्प्टी बीकर लेनी है और उसको एनालिटिकल बैलेंस के ऊपर रख देना है। इसमें फिर तकरीबन हमने 25 ग्राम सॉइल ऐड करनी है। फिर इसमें हमने 5 टू 10 ड्रॉप्स वाटर ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमारे पास एक स्लरी मिक्सचर बन जाए। फिर जब हमारे पास प्रॉपर मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो उसे फिर हमने पीएच मीटर के साथ मेजर करना है। पीएच मीटर के साथ एक इलेक्ट्रिक ग्लास रोड लगा होगा। इस ग्लास रोड को हमने बीकर के अंदर रखना है और पीएच मीटर को चला देना है। फिर पीएच मीटर के ऊपर रीडिंग्स आ जाएगी। अगर रीडिंग 6 से 9 के बीच में होगी तो इसका मतलब है कि सॉइल की पीएच वैल्यू नॉर्मल है। तो ये थे हमारे पास कुछ मेथड्स जिनको यूज़ करके हम इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स को मॉनिटर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम एक दफ़ा देख लेते हैं। तो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में हमने क्या देखा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कर सकते हैं इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स की। इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स में हमने एयर, वाटर, सोइल, नॉइज़, बायोटा, इन सब के बारे में पढ़ा है। बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन्वायरमेंट में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनके बारे में हम स्टडी कर सकें, उनको ऑब्जर्व कर सकें कि ये टॉक्सिन हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या इफ़ेक्ट कॉज कर रहे हैं, इनके क्या क्या सोर्सेज हैं और हम इसको किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं, किस तरह से बेसिकली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
फिर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग का मेन पर्पस क्या है? एक तो इससे हम इन्वायरमेंटल कंडीशन को ऑब्जर्व कर सकें कि हमारे इन्वायरमेंट की क्या कंडीशन है, इसमें कौन कौन से टॉक्सिन है और उनका क्या क्या इफ़ेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट में। इसके बाद हम इसको कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम इन्वायरमेंटल कंडीशन को बेटर कर सकते हैं। फिर लास्ट पे हमने टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग देखी। इसमें हमने देखा है कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में टॉक्सिन क्रिएट करते हैं, इनके क्या क्या सोर्सेज है, क्या क्या इफ़ेक्ट है और इनको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आज के टॉपिक की समझ आ गई होगी। इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज तक भी शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।